हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम आप सभी के सामने शॉर्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है इसका एक पार्ट हो चुका है, आज हम लोग दूसरे पार्ट पर हैं। तो सभी लोग अंत तक हमारे साथ बने रहें। यकीन मानिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और बिल्कुल सटीक तरीके से सब कुछ क्लास में याद करवाया जाएगा। बस आप लोग अंत तक बने रहें हमारे साथ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए रेडी हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं आप सभी के सामने, वो है कक्षा 12 का जो है हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल परीक्षा में छपेगा आपका, और ये 2022 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिएगा आपके सामने ऑलरेडी जो है हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कवर कर लिया और हम लोग जो है 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन कि नागरिक जो है व्यस्त क्यों है ना। चलिए तो हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग स्टार लगा करके इसको लिखते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका है, नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उसकी व्यवस्था जायज है। नागरिक अगर व्यस्त है तो क्या व्यस्त रहना उसका जायज है, मजबूरी है, ऐसा जरूरी है, ठीक है। ये बताना है हमको। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर यहाँ से शुरुआत करते हैं कि नागरिक को पेट की चिंता है। हर आदमी क्यों व्यस्त है? सबको पता है कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, भरपेट भोजन, कपड़ा, है ना, और क्या चाहिए। फिर भी नागरिक जो है सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, है ना, अपने परिवार का टेंशन चिंता, है ना, अपने परिवार का पेट भरने के लिए क्या है, व्यस्त है। देखिए नागरिक को पेट की क्या है, चिंता है ना। देश की चिंता से लापरवाह है, स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है ना। वे अपने निजी दुख में ही व्यस्त हैं, जो क्या है, जायज नहीं है। अब देखिए हर नागरिक, आप देखिएगा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर आदमी अपने आप में बिजी है ना। कोई देश के बारे में नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसका घर का टेंशन है ना। क्या देखिए लिखा हुआ, स्वार्थ यानी कि खुद का भरण पोषण करना, खुद को कैसे एक अच्छा इंसान बनाना है, परिवार के भरण पोषण के लिए खुद को क्या करना है, ये हो गया स्वार्थ। यानी खुद का स्वार्थ और अज्ञानता, यानी कि ये उन्हें नहीं पता है कि देश का विकास करने से ही हमारा विकास होगा, लेकिन ये वो नहीं सोचते है ना। तो इन सभी चीजों से अनजान है वे, है ना। और राष्ट्रीय समस्याओं ने उन्हें क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। वे अपने निजी दुख में ही क्या है, व्यस्त हैं, जो कि क्या है, जायज नहीं है। हर इंसान को कम से कम अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का एग्जाम में बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये छपने ही वाला है। देखिए क्वेश्चन आपका 10 क्या है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो विजयी पर्व मनाने के लिए, विजय पर्व मनाने के लिए क्या है, मनाने की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा है। विजय कहने का मतलब है कि देश के विकास करने के लिए अभी आजकल का स्थिति में उसी वही देश जो है सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है, जहाँ की सड़कें अच्छी है, परिवहन व्यवस्था अच्छी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छा है ना। वही देश सबसे ज़्यादा विजयी और, है ना, शक्तिशाली माना जाता है। तो सड़कों को विजय पर्व मनाने के लिए उसकी तैयारी में क्या है, सड़कों को सींचा जा रहा है। कहने का मतलब है कि देश की अति शीघ्र विकास करने के लिए देश की सिंचाई, देश में जो है सड़क का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है ना। आजकल सड़क नहीं रहने के कारण कितने सारे एक्सीडेंट हो रहा है ना। बहुत सारा घटना जो है सड़क नहीं रहने के कारण, बहुत सारे मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। अच्छी सड़क नहीं रहने के कारण, है ना, बहुत सारे बच्चे जो है उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा जो है अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सड़कें को सींचा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। हम्म, चलिए, चाहे वो रेलगाड़ी वगैरह वाला, है ना, सड़क हो, या फिर, है ना, जो यातायात वाला है, वाहन वाला जो सड़क हो, है ना, हर चीज़ की जो है विकास बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो ये है इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर आपका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका कि गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। गांव का घर जो कविता है इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो आज शहरी जीवन में अपनी सहायता खो दिया है। आज शहरी जीवन में अपनी सहायता खो दिया है, कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है, बस अपने आप से, अपने आप का टेंशन हर किसी को है ना। पूरा शहर में जो है, शहर अक्सर गांव में देखते होंगे, अगर बगल में लड़ाई हो रहा है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के, है ना, उसका सुनवाई करता है, पंचायत लगाता है ना। तो लेकिन वही अगर शहर की बात आ जाए तो बगल वाला घर में कौन रहता है ये भी हमको पता नहीं होता है ना। बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, अगर कहीं लड़ाई होता हुआ रहेगा तो हम लोग साइड से होकर के देख लेंगे, लेकिन वहां से चले जाएंगे, है ना। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में अभी भी लड़ाइयाँ होती है तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उस लड़ाई को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज शहरी जीवन ने क्या किया, अपनी सहायता खो दिया है। शहर की रिश्ता बनावटी भाव से जुड़ा होता है, बस पहचानता है लेकिन ये नहीं जानता कि वो कहाँ है, किस हाल में, ये कुछ नहीं, है ना। बस उसको पहचान लिया कि चलो हाँ ये आदमी यहाँ रहता है, बस यही। तो शहर की जो रिश्ता है, ठीक है, जो रिलेशन है वो बनावटी भाव से जुड़ा होता है, वो कभी भी टूट सकता है, उसका कोई निजी नहीं होता है। लेकिन गांव का जो रिश्ता होता है ना, हर आदमी से जुड़ा होता है, हाँ मेरे गांव का आदमी है। अगर कोई मारेगा पीटेगा भी तो उसको सपोर्ट करेगा गांव वाला, है ना, कि मेरे गांव का आदमी है, ऐसा कुछ। तो शहर का रिश्ता में ऐसा नहीं होता है, परंतु गांव का जो रिश्ता होता है वो सहज भाव से बना होता है। कभी गांव के घर का वातावरण और संस्कृति जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करता है, और इस प्रकार गांव घर की कविता में जीवन की सच्चाई दिखाई दिखाई गई है। और इस तरह से गांव घर का जो समाज होता है, जो अथी होता है, घर होता है, एक दूसरे से बंद करके रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ करके रहते हैं। शादी हो, विवाह हो, हर चीज में लोग एक दूसरे का साझेदार बनते हैं, साथ निभाते हैं। तो ये होता है गांव का। लेकिन शहर का रिश्ता हमारे लेखक के अनुसार क्या माना गया है, बनावटी माना गया है, ठीक है, जो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, जैसे खिलौना, आज लाए कल टूट गया, ऐसा कुछ, है ना। चलिए समझ में आ गया, सब कुछ यही याद करना है बस, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है, बस सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि हरिचरणा को हरचरणा क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन हमने करवाया भी है क्लास में, है ना। तो देखिए हरिचरणा को जो है, हरिचरणा के स्थान पर हरचरणा का प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है। कवि ने जानबूझकर किया, ऐसा नहीं कि हरिचरणा की जगह हरचरणा लिख दिया गलती से, जानबूझकर लेखक के द्वारा इस वर्ड का यूज किया गया। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं आगे। तो आजादी प्राप्त होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आम जनता की दशा में कोई बदलाव नहीं आया है। 2 दशक कहने का मतलब है कि 1947 में देश आजाद हुआ और आज 2021 चल रहा है ना। ये 2 दशक, 1 दशक 100 वर्ष होता है, तो यहाँ पर 200 वर्ष, आजादी को लगभग 200 वर्ष होने वाला है ना। लेकिन अभी भी जो है ना, आजादी प्राप्त होने के इतने साल बाद भी आम जनता जो है की स्थिति जो है बिल्कुल सुधार नहीं आया है ना। लोगों का पहले अगर दयनीय स्थिति खराब था, जब ब्रिटिश का शासनकाल था, तो मानते थे लोग चलो हम किसी का उपनिवेश है, किसी का गुलाम है, तो हम लोग है ना दुख में है ना जी रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज़ादी के बाद भी आज की जो आम जनता की स्थिति है वो सुखी नहीं है ना। बिल्कुल कंडीशन खराब है। आजकल कोई ऐसा क्षेत्र जा करके देखिए जहाँ पानी का किल्लत है, कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर है ना अनाज ही नहीं उपजता है। अमीर आदमी का तो भरण पोषण हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी, है ना, तो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है आज की जनता। आम जनता की दशा में कोई बदलाव नहीं आया है। देखिए अमेरिका में जो है वही आदमी गरीब माना जाता है जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन इंडिया में वो आदमी गरीब माना जाता है जिसको 24 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है, मतलब भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो ये है हमारे भारत की स्थिति। आज़ादी मिलने की एक आशा बड़ी थी। आज़ादी जब नहीं था, जब मिलने वाला था, तो 100 लोगों को एक आशा था कि चलो अरे हम अच्छा से रहें या ना रहें, लेकिन हम जो हमारा पेट तो भरेगा भरपेट। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है ना। एक आशा थी, बड़ी आशा थी कि आम जनता की स्थिति में बदलाव आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी हालत दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होती गई है। इसी अर्थ व्यंजना के लिए कवि ने हरिचरणा को हरचरणा कहा है। हरचरणा का यूज किया गया है गरीबों के लिए। वैसे गरीब जिनको, जो हर सुख सुविधाओं से वंचित है, जिनका विकास नहीं हो रहा है,
और वो दिन प्रतिदिन गरीबी की दरदर स्थिति में, है ना, धंसते जा रहे हैं। इस कारण से, है ना, कवि हरिचरणा को हरिचरणा कहा है। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया? चलिए, समझ ना आए तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। पुंडलिक जी कौन थे, ये है आपका क्वेश्चन। तो पुंडलिक जी, है ना, भीतिहरवा आश्रम विद्यालय के क्या थे, एक शिक्षक थे। भीतिहरवा एक जगह का नाम है, यहाँ एक आश्रम था, है ना, यहाँ के शिक्षक थे जिनका नाम था पुंडलिक, याद रखिएगा। तो वहाँ के शिक्षक थे। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी के भीतिहरवा आश्रम में हुआ, जहाँ उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। पुंडलिक जी ने गांधी जी से, है ना, निर्भीकता से सीखी थी। निर्भीकता कहने का मतलब है कि किसी से ना डरना। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो उस पर डरना नहीं है ना। ये निर्भीकता उन्होंने कहाँ से सीखी थी, तो गांधी जी से सीखी थी। उन्होंने गांव वालों को उसी निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। जो पुंडलिक जी थे, उन्होंने गांव वालों को भी वही निडर रहने का पाठ पढ़ाया कि हमें किसी से डरना नहीं है, बल्कि डट करके सभी को समान तरीके से जीने का अधिकार है। तो हमें भी डर के नहीं बल्कि डट के रहना है। पुंडलिक जी ने सभी गांववासियों को यही पाठ पढ़ाया। ठीक है, यही थे पुंडलिक जी, एक गांव के शिक्षक थे। आपको इतना ही लिखना है कि पुंडलिक जी भीतिहरवा गांव के आश्रम के क्या थे, एक शिक्षक थे, जो उन्होंने निर्भीकता यानी कि निर्दयता से रहना उन्होंने गांधी जी से सीखा था, और यही पाठ उन्होंने गांव वालों को भी पढ़ाया। याद हो गया? चलिए 14 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कविता में अधिनायक कौन है, ये है आपका क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो ये सारा जो सेशन है आप सभी लोग जरूर लिया करें। हाँ, 2 नंबर का सवाल यहाँ से आपका पूछा जाता है, कविता में अधिनायक कौन है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, कविता में अधिनायक आज के सत्ताधारी हैं। इनकी स्तुति राष्ट्रीय गीत गाने के समय की जाती है। ठीक है, इनका रोब दाब गरीब वर्गों पर है। इन गरीबों का शोषण करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इन गरीबों का शोषण करते हैं। ये इन गरीबों का शोषण करते हैं और उनकी जिंदगी को दुखद अवस्था में ला दिया है ना। देखिए, कविता में अधिनायक किसको कहा गया है, तो कविता में अधिनायक नेता को कहा गया है। ठीक है, जिसका वर्चस्व हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है। तो कविता में अधिनायक जो है आज के सत्ताधारी, मतलब जो सत्ता पॉलिटिक्स में शामिल है, उसको कहा गया है अधिनायक। वे क्या करते हैं, इनकी स्तुति, मतलब इनका जो है, मतलब इनका जो स्थिति है, इनका जो शक्ति है, इनका जो है ना, ये कब पता चलता है, तो राष्ट्रीय गीत गाने के समय इसकी की जाती है। जब बड़ा बड़ा राष्ट्रीय गीत आता है, अवसर आता है, फेस्टिवल आता है, नेशनल फेस्टिवल जैसे हो गया 15 अगस्त 26 जनवरी, तब कौन आ रहे हैं भाई इस बार, तो महात्मा, है ना, कहने का मतलब है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं आज की फ्लैग को फहराने के लिए, राष्ट्रपति आ रहे हैं, उसी वक्त इनका इज्जत किया जाता है और बहुत जोर शोर से इनका सम्मान किया जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग कौन हैं, तो ये लोग रोब दाब गरीब वर्गों पर है। इनका ज़्यादा रुआब, ज़्यादा अधिकार कहाँ चलता है, तो गरीब वर्गों पर चलता है। ये वही लोग हैं जो आजकल की गरीब की स्थिति को और गरीब बनाने के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किनका, यही अधिनायक लोगों का है। ठीक है, गरीब वर्गों पर इनका अधिकार होता है, इन गरीबों का शोषण करते हैं ये, और उनकी जिंदगी को दुखद अवस्था में ला दिया है। इन गरीबों की मेहनत के बदौलत ही आजकल के जितने भी व्यक्ति हैं सभी का भोजन, कहने का मतलब है पेट भर रहा है, और इन्हीं गरीबों का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। जिन किसान भाइयों ने हम लोगों के लिए अनाज पैदा करके दिया, वही किसान भाई आज, है ना, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ठीक है, तो ये किनकी बदौलत, हमारे देश की पॉलिटिक्स की बदौलत। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 15 नंबर, हरचरणा कौन है और इसकी पहचान क्या है। अभी हमने बताया कि हरचरणा जो है गरीब को कहा गया है, तो अधिनायक कविता में हरचरणा की पहचान फटा सुथन पहले एक गरीब बालक के रूप में हुआ है। ठीक है, वह अपनी लाचारी लिए हुए राष्ट्रीय गीत गाता है, और इतने वर्षों के बाद भी आम जनता की हालत में बदलाव नहीं आया है। कविता में हरचरणा इसी जनता का क्या है, प्रतिनिधि है। देखिए, हरचरणा कौन है, तो हरचरणा जो है कविता में, देखिए हरचरणा कविता में हरचरणा की पहचान एक फटा सुलथ एक गरीब बालक का है। एक गरीब बालक होता है जिसको हरचरणा कहा गया है, क्योंकि वो गरीब
परिवार से उठ करके आता है और वह क्या करता है, अपनी लाचारी के लिए राष्ट्रीय गीत गाता है और अपने गीत की व्यंग्यता से, अपने जो गीत गाता है उसके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता है कि आज हम लोग आज़ाद है तो किस काम का, हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारा भोजन, हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है, हमारा लाइफ क्या है, अंधेरे में जा रहा है। ठीक है, वो अपने कविता के माध्यम से सभी को बताता है। वो कहता है कि इतने वर्षों के बाद भी आम जनता की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है, कविता में हरचरणा इसी आप जनता का प्रतिनिधित्व है। वो बालक कहता है कि हरचरणा हम नहीं है, हर वो गरीब है जो हर सुख सुविधाओं से वंचित है। ठीक है, उसको हरचरणा कहा गया है। चलिए अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, ये है आपका क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि उत्सव कौन और क्यों मना रहा है। तो शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपली इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पोयम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। ठीक है, जो समझने वाला रहेगा हम आपको बता देंगे। तो शहर के जो नागरिक हैं वो उत्सव मना रहे हैं, वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है। ठीक है, हर उत्सव के पीछे हर किसी ना किसी का मकसद होता है और वो पौराणिक चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से जुड़ा होता है और वही फेस्टिवल आज हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो हर शहर वाले जो जितना भी उत्सव मनाते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि ये क्या है, पौराणिक घटनाएं हैं और राजा महाराजा के पीछे इस सब का योगदान होता है। जैसे दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम है ना, माता सीता को जब लाए थे तो उसके उपलक्ष्य में आने की खुशी में है ना दीपावली मनाया जाता है। उसी तरह से दशहरा होता है ना, माँ दुर्गा ने भस्मासुर पर विजय प्राप्त किया था, इस कारण से दुर्गा है ना। तो हर चीज के पीछे न किसी सेना का, किसी लड़ाई झगड़ा का हाथ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्सव कौन मना रहा है, तो शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि शासक की सेना रथ विजय प्राप्त करके क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लहना सिंह ने बोधा सिंह किस प्रति त्याग का परिचय दे। ठीक है, देखिए लहना सिंह ने युद्ध भूमि पर अपने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाई। जब युद्ध पर होता है लहना सिंह और वहां जब ठंड का मौसम होता है तो बोधा सिंह जब है ना ठंड से कांप रहा होता है तो जो लहना सिंह होता है ये अपना जैकेट कंबल सब उतार उतार के उसको देता है और उसका खूब रक्षा करता है क्योंकि वो सूबेदारनी का बेटा था और सूबेदारनी से वो वादा किया था कि उसका पति और उसके बेटे को कभी कुछ नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये था उसका लहना सिंह का, उसका जान बचाया था उसका ठंड से उस है ना, पर उस कोशिश में वह स्वयं घायल हो गया। यहाँ तक कि ठंड से ही नहीं बल्कि जब युद्ध होता है उस वक्त भी लहना सिंह बोधा सिंह का जान बचाता है, खुद घायल हो जाता है। ठीक है, उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और जर्मन सिपाहियों का मुकाबला करता रहा। उसे खुद का चिंता नहीं था, उसे तो देश का चिंता था कि मान लिया जाए अगर हम मेरी मृत्यु भी हो गई, लहना सिंह का ऐसा कहना था कि अगर लड़ते लड़ते हमारी मृत्यु भी हो गई तो इतिहास में हमारा देश का नाम तो रहेगा कि इस युद्ध में भारत ने ये युद्ध जीता था। इस बात का उसे गर्व था। ठीक है, और इसी बीच वो लहना सिंह जो है बोधा सिंह यानी सूबेदारनी के बेटा का रक्षा करता है, हर चीज से बचाता है। ठंड में भी आता है तो अपना सम कपड़ा उतार के उसको दे देता है। यहाँ तक कि जब युद्ध होने वाला भी होता है तो वो खुद लड़ने के लिए जाता है और बोधा सिंह को पीछे रखता है। ठीक है, इस तरह से उसने जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा कड़वक के कवि क्या सोच है, कड़वक के जो कवि हैं उनकी क्या सोच है। ठीक है, या पहले कड़वक में कलंक कांच और कंचन के माध्यम से जायसी क्या कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है आपका एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 चीज का यूज किया गया है, कलंक, कांच और कंचन का। ठीक है, समझिएगा।
तो जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से निम्न अर्थ व्यक्त किया है। काले धब्बों के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो। सबसे पहला आता है देखिए कलंक, यहां से आया है ना। सबसे पहला है कि कलंक का यूज क्यों किया गया है। तो देखिए कलंक का मतलब ही होता है किसी किसी बदनामी का धब्बा लग जाना। कलंक का मतलब क्या होता है? बदनामी का धब्बा लग जाना, यही क्या है? कलंक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो ये कड़बक लिखा गया, ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी के ऊपर कलंक लग जाता है तो वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उस कलंक के आगे उसका अच्छाई ढक जाता है और बुराई दिखने लगता है लोगों को। जी उस ठीक उसी तरह से जिस तरह से काले धब्बों के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, लेकिन वह अपने प्रकाश में उस धब्बे को छुपा लेता है। देखिए कवि कहते हैं कि चंद्रमा में भले ही दाग हो, लेकिन अगर वो प्रकाशित हो जाए तो उस काले धब्बे को भी क्या कर सकता है? छुपा देता है। देखिए चंद्रमा की सच्चाई बताते हैं। रियल में जो हम लोग चांद में दाग देखते हैं, धब्बा देखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है। वो चंद्रमा का जो भूमि है वो समतल नहीं हो रहने के कारण, जैसे ही चंद्रमा है इसका भूमि में बड़ा बड़ा गड्ढा बना हुआ है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इस कारण से वो काला दिखता है, अंधेरा दिखता है। ठीक है। और जब चंद्रमा पर हम लोग देखते हैं तो एक बड़े मात्रा में ये अंधेरापन दिखता है। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा में दाग है। खैर यहाँ पर हिंदी की भाषा से हम लोग समझते हैं। तो कवि का कहने का मतलब है कि अगर किसी इंसान के दो बात यहाँ आता है कि अगर कोई इंसान कितना भी अच्छा काम कर रहा, बहुत अच्छा काम किया, लोगों का भलाई का काम किया, लेकिन अगर एक गलती अगर कर दिया तो इस समाज के लोगों के द्वारा उन्हें पड़तालित किया जाता है ना। और उनकी अच्छाई को भूलकर उनकी बुराई पर ज़्यादा ध्यान जाता है। दूसरा बात यहाँ कहने का मतलब ये भी है कि अगर हम कोई काम बुरा कर दिए तो अगर हम अपने प्रकाश की प्रज्वलित से, है ना, अपने मेहनत की बदौलत अगर हम कुछ अच्छा करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो बुराई भी धीरे धीरे छुप जाती है। ठीक है। जिस तरह से चंद्रमा के काले दाग जो है चंद्रमा के द्वारा छुपा लिया जाता है। दूसरा क्या है? कांच। देखिए शिव के त्रिशूल द्वारा प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत का है ना कंचन का हो गया है। ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। देखिए कहने का मतलब है, ये तो हो गया कलंक का अर्थ हमने पहले बता दिया। अब दूसरा आया कंचन का। ठीक है। उसके बाद हम कांच का करेंगे। ठीक है। कंचन का देखिए बोलता है, कवि कहते हैं कि जिस तरह से सुमेरु जो पर्वत है भगवान शिव के त्रिशूल लगने से ही त्रिशूल के प्रहार वो सहा। सुमेरु एक पर्वत है, भगवान शिव का जब त्रिशूल यहाँ पर लगा, है ना, तो इसको पहले दर्द हुआ होगा, पहले तो दर्द हुआ होगा। ठीक है। जब इस पर भगवान शिव का त्रिशूल लगा तो पहले ये दर्द झेला, दुख सहा, तब ये सोना का हो गया था। क्या हो गया? सोना का। जिस तरह से एक मूर्त को बनाने से पहले उसे पहले काटा जाता है, ठोका जाता है, पीटा जाता है, तब एक सुंदर मूर्ति बनती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे सज्जन की संगति में रहा, दुर्जन भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो कितना भी बड़ा वो दुर्जन हो, दुष्ट व्यक्ति हो, वो भी क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ इंसान बन जाएगा। ठीक है। घड़िया में डालकर कांच तब तक तपाया जाता है जब तक उसे छिपा सोना निकलता है। ठीक इसी प्रकार संसार में मानव संघर्ष का स्रोत, है ना, तपस्या त्याग से ही श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से इंसान को जब तक ठेस नहीं लगता है, जब तक दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। दुख दर्द परेशानी क्या है? हम सबकी परीक्षा लेने के लिए सारा चीज आता है। जो इसमें पास हो गया वो लाइफ में आगे निकल गया, जो इससे जूझता रह गया, रोता रह गया, वो कभी आगे नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो याद रखना है, हमें सक्सेस होने के लिए हर संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, हर कष्ट, हर त्याग से, है ना, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। ठीक है। तो कवि के द्वारा इसीलिए यहाँ पर, है ना, कवि के द्वारा यहाँ पर 3 चीज का यूज किया गया, कलंक, कांच और कंचन का। चलिए ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं।
प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो सर्वहारा वर्ग पहले तो शोधक वर्ग से शांतिपूर्व समझौता का प्रयास करता है, ठीक है, पर उस प्रयास में विफल होने पर वह अपने क्रोध की रूपी दुधारी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। उसके क्रोध की भयंकर तलवार दोनों तरफ से धारदार होती है, ठीक है। सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषक वर्ग से शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है। सर्वहारा वर्ग मतलब मिडिल फैमिली पहले शांति से रहेगा। मिडिल फैमिली पहले क्या रहेगा? शांति से रहेगा, जिसको कहते हैं सर्वहारा वर्ग। पहले शांति से रहेगा। जो उसका शोषण कर रहा है सब कुछ सहते सहते, है ना, किसी तरह से उसको लगता है कि अपना पेट भर जाए, बस यही लाइफ है ना। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे मिडिल फैमिली रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके फैक्ट्री में काम करेगा, है ना, चाहे भले ही उनको 8 घंटा काम 10 घंटा काम करवा करके कम वेतन मिलता हो, फिर भी वो काम करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा अत्याचार हो जाता है तो अगर उनकी ज्वाला अंदर से एक बार भड़क जाए तो यही सर्वहारा वर्ग आगे चल के एक ज्वालामुखी का रूप ले सकता है। वही बोल रहा है कि विफल होने पर उस प्रयास में अगर वो विफल हो गया तो अपने क्रोध रूपी दुधारी तलवार से वह हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। मतलब वही मिडिल फैमिली, वही सर्वहारा वर्ग एक ऐसा रूप ले लेता है जिसके आगे बड़े बड़े नेता तक को झुकना पड़ता है, ठीक है। उसके क्रोध की भयंकर तलवार, है ना, तलवार दोनों तरफ से क्या होती है? धारदार होती है। तो मिडिल फैमिली का यहाँ पर ताकत बताया गया है। सर्वहारा वर्ग आम जनता के लोगों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि आम जनता जब तक सह रही है, जिस दिन अगर भड़क गई तो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। चलिए ये है आपके सामने 20 क्वेश्चन, इसको करवा देते हैं, फिर हम, है ना, अगले क्लास में करेंगे शेष क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार नेतृत्व देना चाहते हैं? किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ये पटना के गांधी के मैदान में जो 74 का जो कहानी है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया जा रहा था जिसमें लाखों लोग यहाँ पर आके जुटे थे, है ना। तो देखिए इस आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी, है ना, जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास समय होगा, है ना, उसमें बहस करूंगा, समझूंगा, अधिक से अधिक बात करूंगा, मैं सबका बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा ही होगा। वे कहते हैं कि हमें एक ऐसा नेता बनना है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें एक ऐसा नेता बनना है जो लोगों के बीच में रहे। वो कहते हैं कि जनता से कि यकीन मानिए हम एक ऐसा नेता बनकर दिखाएंगे आपको जो आप सबके बीच में रहेंगे, है ना, आपकी बात सुनेंगे, आप कोई भी निर्णय लेने से पहले हम सबसे फैसला लेंगे, सभी की बातों पर गौर करेंगे, लेकिन अंत में निर्णय मेरा ही होगा, है ना, लेकिन वो निर्णय जो होगा वो आप सबकी हक के लिए होगा। तो ये कहना था जयप्रकाश नारायण का इस आंदोलन में, है ना। वे कहते हैं कि हमें एक ऐसा नेता बिल्कुल नहीं बनना है जो किसी के कठपुतली की बनकर काम करे, हमें एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा नेता बनना है, एक ऐसा आदर्श, है ना, लीडर बनना है जो सबों के बीच रहकर सबों की भलाई के बारे में सोचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक हम लोगों ने बिल्कुल, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ तक कवर कर लिया है। अगले क्लास में मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।